लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल, शेल और स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके न्यूमेरिकल्स पे ही है, बरोबर है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके नाम में ही झलक रहा है कि ये चीज क्या है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ऑन द सरफेस such a surface on which at all point potential is equal, such a surface is called equipotential surface। बराबर है। तो ऐसी कोई सरफेस हम कंसिडर करेंगे जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, वो होगी अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो such a surface on which electric potential is equal at all point is called equipotential surface। तो ऐसी कोई सरफेस हमारे ध्यान में है कि नहीं, वो देख लेते हैं एक बार। तो समझो यहां पे हम एक चार्ज हमने कंसिडर किया जिसका नाम क्या है? कैपिटल क्यू, और वहां से हम कैपिटल आर जितना डिस्टेंस लेंगे तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। तो यहां पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। चलो अभी एक काम करते हैं, ये जो क्यू चार्ज है वो क्यू को हम सेंटर ले लेते हैं और कैपिटल आर जितनी रेडियस लेके एक पूरा स्फीयर कंसीडर करते हैं। क्या? स्फीयर। तो स्फीयर का हर एक पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पे होगा और उसके कारण क्यू का पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे कितना होगा? के क्यू बाय आर। तो ऐसी सरफेस को हम बोल सकते हैं क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। So if we consider a spherical surface of radius capital R and charge Q on the center of it, electric potential on its entire surface is KQ by R। Okay, so क्या पढ़े हम कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो हम रैंडमली कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट 1 दूसरा 2, तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? 0। So the potential difference between any two point of equipotential surface will be 0। and हम आगे हमने सीखा कि भाई जो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है और हम कोई Q चार्ज को वहां से वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वर्क क्या होगा? तो वर्क इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो चलो मान लेते हैं कि यहां पे एक चार्ज है जिसका नाम मैं बोल देता हूं कौन? Q, और वो चार्ज को मैं यहां से डिस्प्लेस करवा के ले जाता हूं कहां पर? 2 पर। तो 1 से 2 पे ले जाएंगे तो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस? W is equal to Q into delta V, but we know that the potential difference on the equipotential surface is 0. Therefore delta V is taking delta V 0, W is equal to 0। तो याद रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज को हम डिस्प्लेसमेंट देंगे तो नेट वर्क डन विल बी 0। नाउ हमने आगे सीखा कि भाई व्हाट इज अ डेल्टा V, व्हाट इज अ पोटेंशियल? इट इज द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोल सकते हैं कि भाई डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा L। चलो मान लेते हैं कि ये दो जो पॉइंट्स है वो दोनों के बीच में हमको अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था, और मान लिया कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, यहाँ का हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। हाँ, उसकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। एंड डेल्टा E इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमको पता है कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dl, बट वी नो डेल्टा V इज इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे दूर करते हैं तो आ जाएगा a डेल्टा L cos थीटा। थीटा क्या भाई? Theta is the angle between electric field and displacement vector। Once again, what is a theta? Theta is an angle between electric field and displacement angle। But we know कि आप यहाँ पे चार्ज रखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है KQ by R square। So electric field is not 0 here। We have displaced the charge। Therefore delta L is also not 0, बरोबर। Therefore अब ये 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है और ये दोनों तो 0 है नहीं, तो कंपलसरी cos थीटा विल बी 0, and if the cos थीटा is 0 then the theta will be 90 डिग्री। तो हमको क्या मिला? थीटा इज एन एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने डिस्प्लेसमेंट कौन सी सरफेस पे करवाया? हमने जो डिस्प्लेसमेंट करवाया वो कौन सी सरफेस पे करवाया?
इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट को करवाया वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा। उसका मतलब कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगी, जो भी पॉइंट है वहां पर। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि जब आपने उसको यहां से यहां पे ले गए, तो यहां पे जब आप डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो तो उसका वेक्टर ये होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टेंजेंट की डायरेक्शन में, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो हो गया एट गिवन पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड ई बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो याद रखो आप कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब यू आर मूविंग ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, सो द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट। तो यहां पे मैंने एक दो एग्जांपल दिए हैं कि भाई चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें कोई इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमको कंसीडर करनी है, तो उसका प्लेन, जो प्लेन होगा सरफेस का, वो उसको परपेंडिकुलर होगा, बरोबर है। ओके, फिर एक चार्ज प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ये मैंने डाइपोल के लिए प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइपोल के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैंने यहां पे ड्रॉ की है, और ये दो पॉजिटिव चार्जेस है उनके लिए मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की। ये कैसे आता है आप सोच के देखना, बरोबर है, कि ऐसे ऐसे सभी पॉइंट्स चाहिए कि जहां पे पोटेंशियल Q और Q दोनों का प्लस का सेम जितना हो उतना होना चाहिए। यहाँ पे एक का प्लस Q का जितना हो, माइनस Q का दोनों का सम हो गया जितना हो, तो आपको ऐसी एक फिगर मिलेगी। आप सोच के देखना एक बार, बरोबर है। ओके, तो आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो तो नया टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलो मान लेते हैं भाई कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक सरफेस का नाम रख देते हैं ए और दूसरे का नाम डी रख देते हैं। ये अपनी सरफेस है ए और ये सरफेस है बी, और अभी फॉर इज हम मान लेते हैं कि दोनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कौन से फील्ड में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो चलो अपनी एक सरफेस हो गई ए, दूसरी सरफेस हो गई बी। इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है और B का पोटेंशियल मान लेते हैं V प्लस डेल्टा V है, और ये दोनों जो सरफेसेस है दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा L है, बरोबर। तो वी हैव कंसीडर्ड द टू सरफेसेस A and B at distance delta L that potentials are, क्या है भाई बोलो तो पोटेंशियल, दोनों को पोटेंशियल क्या है? V and V plus delta V. Now if electric field is E, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो हमने आगे पढ़ा क्या फॉर्मूला था कि भाई डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dl। सो द डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dl। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि ये दोनों जो सरफेसेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, मतलब उसका जो एंगल बनेगा, जो एरिया वेक्टर का एंगल, वो उसको परपेंडिकुलर पैरेलल होगा। तो यहां पे और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो उसको परपेंडिकुलर होगा, बरोबर कि नहीं। तो ये एंगल हम ले लेते हैं cos 0, बरोबर एरिया वेक्टर का, तो E डेल्टा L cos 0 यहां पे लिख देता है। चलो इसको रिमूव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ले लो। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dl। तो यहां पे ले लेते हैं, ये भी रख दो, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा L, चलेगा, वो आगे जाके समझाऊंगा। तो यहां पे इसको नीचे ला देते तो माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L E। इफ डेल्टा L टेंड्स टू 0 ले लेंगे हम, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे डेल्टा V की जगह पे डेरिवेशन आ जाएगा। हमको पता है कि भाई कोई भी हमने डिफरेंशिएशन किया था, याद हो तो, डेल्टा V बाय डेल्टा t, तो हम डेल्टा t टेंड्स टू 0 लेते थे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते थे। तो वैसे ही यहां पर हमको एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एट अ पॉइंट। तो ये हमको डेल्टा L एकदम स्मॉल लेना पड़ेगा, जो स्मॉल लोगे तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन। लेकिन यहां पे जो डिफरेंशिएशन है उसको मैंने ऐसे नहीं बताया है, ये डिफरेंशिएशन dv अपॉन dl या तो फिर dr भी लिख सकते हो, तो मैंने ऐसे नहीं बताया, मैंने थोड़ा ये 6 टाइप का, उल्टा 6 ये टाइप का बताया। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसका मतलब क्या है?
वो हम समझेंगे, बराबर है। लेकिन एक बार पहले डिफाइन कर लेते हैं, बाद में आगे मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो डेल्टा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू ई इफ वी टेक डेल्टा एल टेंड्स टू 0, और डेल्टा एल की जगह पे हम डेल्टा आर भी ले सकते हैं, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू ई। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? नेगेटिव वैल्यू ऑफ हुज पोटेंशियल, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू हुम? डिस्टेंस आर। So the negative value of partial differentiation of potential, negative value of partial, ये उल्टा सीख से उसको partial बोलेंगे, क्यों वो मैं आगे समझाता हूं। So the negative value of partial differentiation of potential with respect to distance gives electric field, लेकिन ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, बरोबर है। तो हमको यह मिल जाएगा dv is equal to minus e dot dr। चलो हमको एक फॉर्मूला भी डिराइव करना है, तो हम कर सकते हैं कि भाई दो पॉइंट जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और दोनों के बीच का डिस्टेंस d ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? d। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? सो द डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या लिख सकते हैं? e dr। क्या लिख सकते हैं? e dr। E यूनिफॉर्म है तो उसको बाहर ले लेते हैं, 0 टू d इंटीग्रेशन हो जाएगा d, लेकिन हम उसको जो एंगल डॉट प्रोडक्ट दूर करेंगे तो यहां पे माइनस ed cos थीटा आएगा, बरोबर। ओके, तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल d, बरोबर। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी ये मैंने एक एग्जांपल दिया अभी, तो यहां पे जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो भाई नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रही है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा कितना? 0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा 0 cos 0 इज इक्वल टू 1। तो फिर आपका फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस ed। क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस ed। और यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव साइन क्या शो करती है कि वे पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो जैसे जैसे आगे पॉइंट आते जाएंगे उनका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहां पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो मैंने यहां पे एक फिगर ड्रॉ किया है ये आपको समझाने के लिए कि मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, उसमें 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी। कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका कम होगा? तो चलो हम मान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले ए की बात करेंगे और बी सी डी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। हम ए को रेफरेंस पॉइंट गिने तो बाकी के सब पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और हमने आगे सीखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा आगे जाओगे तो इसका उससे कम होगा और इसका तो उससे भी कम होगा। तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, बी का उससे कम और सी का उससे भी कम। तो फिर डी का, तो भाई डी जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है और कौन से पॉइंट पे है? बी पॉइंट को परपेंडिकुलर है, हाँ कि नहीं? तो ये हम यहां पे बोल सकते हैं कि हम बी से परपेंडिकुलर आगे बढ़े, मतलब जो पोटेंशियल बी का होगा वही पोटेंशियल डी का होगा। तो हमने यहां पे किया कि भाई वी ए जो ए है, ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, बी और डी का पोटेंशियल ए से कम और बी और डी का इक्वल होगा और सी का सबसे कम होगा। कैसे वो आपको पता चलना चाहिए, बरोबर है? ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये जो डेरिवेशन है वो सिंपल डेरिवेशन है, dv अपॉन dr। और ये जो मैंने डेरिवेशन लिखा डेल v अपॉन डेल r, क्या लिखा? डेल v उल्टा सिग्मा। हम सिग्मा ऐसा लिखते हैं, उसको ऐसे बताते हैं सिग्मा, उसको बोलेंगे डेल v, पार्शियल डिफरेंशिएशन।
अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ा वो एक बार सोच लेते हैं। चलो भाई, हम मानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 डायमेंशन में जाएंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट्स x, y, z प्रोपोर्शन में चेंज होते जाएंगे, बरोबर है। अभी अपना जो पोटेंशियल है, हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर का x, y, z कंपोनेंट चेंज होंगे। और मान लो कि पोटेंशियल भी उनके हिसाब से चेंज हो रहा है प्रोपोर्शनल टू x, y, z। इनवर्स कोई भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन में, स्क्वायर या कोई भी पावर भी हो सकती है। ओके, तो वेरिएबल कौन कौन है? x, y और z। वेरिएबल कौन है? x, y, z। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट। ओके, तो मान लो कि आपका पोटेंशियल 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, x, y, z, लेकिन आपको सिर्फ x कंपोनेंट चाहिए। हमको पता है कि भी x कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तो उसको परपेंडिकुलर होगा, बरोबर। तो उसकी डायरेक्शन को वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो जब हम डेरिवेशन करने जाएंगे तो जब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब y और z को हम कांस्टेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कांस्टेंट। क्लियर हुआ? जब y की रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन करेंगे तो x और z को कांस्टेंट ले लेंगे, और z की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो x और y को कांस्टेंट ले लेंगे। तो जब आप वेरिएबल तो 3 हैं, लेकिन जब भी कोई एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो बाकी के 2 को आपको कांस्टेंट मान लेना है। तो उस टाइप का जो डिफरेंशिएशन होगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप इंजीनियरिंग मैथ्स में ये सब पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना ही जरूरी है तो मैं उतना ही सिखाऊंगा, बरोबर है। ओके, नाउ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहां पे सोच लेते हैं। इफ v x y z, v is a function of x y z given by 3x square y plus 2y square z square plus z cube x, बरोबर है। 3x square y 2y square z square plus z cube x। फाइंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स, मतलब x डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का और z डायरेक्शन के कंपोनेंट्स। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 2 -1। आपको 1 2 -1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ध्यान रखना भी। तो मुझको सबसे पहले चाहिए x डायरेक्शन का कंपोनेंट Ex। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? मैं यहां पे E लिखूंगा, Ex। तो मुझको v का डेरिवेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। तो Ex इज इक्वल टू, माइनस को मैं ये ले लेता हूं तो माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो समझना ध्यान से, आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो v का, लेकिन v तो फंक्शन x y z का है, लेकिन आपको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो x को रखो और बाकी के 2 को आप कांस्टेंट मान लो। तो चलो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, ध्यान रखना। इसका डिफरेंशिएशन मैंने डायरेक्ट लिखा है। ये कौन है? 3x square y। करना किसके रिस्पेक्ट में? x। तो y आपका कांस्टेंट, तो y को मैंने कांस्टेंट रखा और उसके मल्टीप्लिकेशन में 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कितना होगा? 2x। डेरिवेशन, पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में से माइनस करेंगे तो 2x, तो यहां पे जाएगा 6x। क्या आ गया? 6x। तो ये हो गया 6xy। यहां पर देखते हैं भाई, यहां पे क्या, यहां पर तो x है ही नहीं भाई, x है ही नहीं तो उसको हम कांस्टेंट मानेंगे, और कांस्टेंट का डेरिवेशन कितना होगा? 0। सिमिलरली यहां पे z क्यूब x, चलो z क्यूब कांस्टेंट और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कितना? 1, तो ये हो जाएगा z क्यूब। तो इसका डेरिवेशन आया, इसका 6xy, इसका 0, इसका z क्यूब। तो ये आपको x कंपोनेंट का फॉर्मूला मिला। तो लेकिन आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? 1 2 -1। कौन से पॉइंट पे? 1 2 -1। तो वो कोऑर्डिनेट्स आप यहां पे रख दो, 6 × 1 × 2 प्लस -1/3, तो आपको मिल जाएगा -11, बराबर है। ये 12 माइनस, ओके, -11 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली अभी आपको y कंपोनेंट चाहिए तो y के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो माइनस, चलो यहां पे y के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब 3x स्क्वायर आपका कांस्टेंट, 3x स्क्वायर कांस्टेंट और y का y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस z स्क्वायर कांस्टेंट और y स्क्वायर का 2y, 2 × 2 4y और z स्क्वायर कांस्टेंट, और यहां पर तो y है ही नहीं, मतलब उसका डेरिवेशन 0।
तो ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। फिर ये पॉइंट अंदर रखेंगे, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, z की जगह पे -1, आपको फिर से मिल जाएगा -11, बराबर, मैंने बराबर लिखा है, ये 3 और 8 -11 न्यूटन पर कूलम, बराबर है। चलो सेम आगे बढ़ते हैं। z कंपोनेंट चाहिए तो z के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसमें तो z है ही नहीं, तो उसका डेरिवेशन कितना 0। यहां पे 2y² कैसा कांस्टेंट, 2y² कांस्टेंट और z² का 2z होगा, तो 2 आगे मल्टीप्लाई होगा तो 4y² z हो जाएगा, और यहां पे x कांस्टेंट और z³ का 3z² हो गया ये। चलो ये Ez आ गया। अभी आपको ये पॉइंट पे 1 2 -1 पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहां पे रख देता हूं, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट मिल गया -13 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स मिल गए। आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 3 डायमेंशन का, तो Ex Ey Ez ये सभी कंपोनेंट I J K में लिख देंगे तो हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, बराबर है। हो गया टॉपिक बिल्कुल क्लियर। तो क्या क्या पढ़े, सबसे पहले व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड सेकंड इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। दोनों एकदम ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है दोनों, बराबर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम। क्या भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम। तो समझो, वी हैव टू फॉर्म वन इलेक्ट्रिक चार्ज सिस्टम, बराबर। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, अलग अलग चार्ज को एक दूसरे के क्लोजर लाना पड़ेगा। तो वो चार्ज जब एक दूसरे के क्लोजर आएंगे तो अपने आप नहीं आ जाएंगे, हमको उसके लिए उसके अगेंस्ट में जो फील्ड जनरेट हो रहा है उसके अगेंस्ट में कुछ वर्क करना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक स्फीयर है और स्फीयर पे हमको 10 कूलम चार्ज जनरेट करना है। कितना? 10 कूलम चार्ज, या तो -10 ले लेते। चलो, एक स्फीयर है, उस पे हमको -10 कूलम चार्ज जनरेट करना है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जनरेट करना है तो हमको अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो हम उस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। हमको चार्ज कितना चाहिए टोटल? 10 कूलम, -10 कूलम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन डाला, 2 3 4 ऐसा करके हमने -1 कूलम चार्ज जनरेट किया। तो जब हम -1 कूलम चार्ज जनरेट करेंगे तो वो स्फीयर अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब हम नेक्स्ट 1 कूलम डालने जाएंगे माइनस कूलम, तो वो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। फिर भी हमको जो उस पे और -1 कूलम डालना है, तो हमको और भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। फिर माइनस तो हो जाएगा, फिर और एक डालेंगे और एक डालेंगे। तो जैसे जैसे हम स्फीयर पे चार्ज उस पे कलेक्ट करने जाएंगे, चार्जेस एक दूसरे के क्लोजर आते जाएंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क जाएगा कहां पे? वो वर्क जो सिस्टम बनी उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। So when we bring charges from closer to each other to form a charge system, we need to work against the field. This work is stored in the form of potential energy of the charge system. तो चलो मान लेते हैं कि एक फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। So let us consider one charge Q1, चार्ज कौन सा का पॉइंट चार्ज Q1, and consider a point P, suppose इसको P पॉइंट बोल दो, at distance R from the charge। तो फिर इसके कारण यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? वी नो द फॉर्मूला पोटेंशियल का, KQ/R। तो ये चार्ज है Q1 और उसका यहां पे पोटेंशियल होगा V1 = KQ1/R। क्या होगा? इसके कारण यहां पे पोटेंशियल होगा KQ1/R। चलो, ये तो हमने एक चार्ज रखा। अभी मुझको क्या करना है? मुझको यहां पे कोई एक सेकंड चार्ज लाना है। कौन लाना है? एक सेकंड चार्ज। और सेकंड चार्ज का नाम मैं रख देता हूं क्या भाई? Q2 चार्ज मुझको यहां पे रखना है। तो हमको पता है कि जो पॉइंट पे पोटेंशियल V है, उसका मतलब वहां पे 1 कूलम में हमको उतना वर्क करना पड़ा, तो Q कूलम रखेंगे तो टोटल वर्क होगा Q × V। तो सबसे पहले क्या किया? पोटेंशियल एट डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंटर Q1 इज दिस। नाउ इफ वी ब्रिंग अनदर चार्ज Q2 एट दैट पॉइंट, टोटल वर्क डन, और जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। सो U = Q2 × V। लेकिन व्हाट इज द V1? V1 = KQ1/R Q2।
तो फॉर्मूला बन गया U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। K की जगह पे लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और हमने अभी दो जो चार्जेस है Q1 और Q2 दोनों के बीच में वैक्यूम है ऐसा कंसिडर किया है। क्या कंसिडर किया है? दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है। तो अपना फॉर्मूला बन गया इफ टू चार्जेस Q1 and Q2, a system of two charges Q1 and Q2 are at distance r from each other, the potential energy, electric potential energy of the system is K Q1 Q2 upon R। बराबर है? ओके, चलो मान लेते हैं कि इसके आजू बाजू ये जो मीडियम है वो वैक्यूम की जगह पे कोई एप्सिलॉन परमिटिविटी या तो फिर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला होता तो क्या होता? तो यहां पे भाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे हम लिख देते एप्सिलॉन, तो Q1 Q2 upon R। बट व्हाट इज एप्सिलॉन? वी नो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, देयरफॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0। ये K को भूल जाओ तो ये बाकी का जो भाग हो गया वो कौन हो गया? U। तो एनर्जी हो गई U बाय K। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दो चार्जेस वैक्यूम में थे r डिस्टेंस पे और दोनों की सिस्टम की एनर्जी U थी, तो जो दोनों के बीच में कोई K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम आ जाएगा तो एनर्जी K पार्ट की हो जाएगी। ओके, अभी हमने ये जो फॉर्मूला लिखा वो किसके लिए? 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। लेकिन मानो कि सिस्टम में दो नहीं बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो भाई सिंपल, हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, बट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव चार्जेस मेक्स पॉजिटिव एनर्जी, बट वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव मेक्स नेगेटिव चार्ज एनर्जी। ओके, तो हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, लेकिन हम फॉर्मूला तो सिर्फ दो के ही जानता है, दो चार्जेस के लिए ही जानते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R। तो क्या करेंगे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करनी है, तो दो की पेयर में जितने भी सिस्टम बने वो सबको बना दो, दो की पेयर होनी चाहिए। तो मान लो कि मैंने एक एग्जांपल दिया है कि Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस है, तीन चार्जेस की दो की कितनी पेयर बनेगी? तीन। Q1 Q2 की, Q1 Q3 की और Q2 Q3 की, जितनी पॉसिबल है। मान लो कि 4 चार्जेस है तो 1 की 2 की, 1 की 3 की, 1 4 की, फिर 2 से चालू करो, 2 3 2 4 और 3 4, तो आपकी 6 पेयर बनेगी। तो जितनी पॉसिबल दो की पेयर हो वो सबका क्या करोगे? सम कर दोगे, बराबर है। और कौन सा? एल्जेब्रिक सम। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। सो दैट टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 2 की एनर्जी, 1 3 की, 2 3 की आप रख सकते हो और सबका एल्जेब्रिक सम कर सकते हो। हो गया क्लियर? तो मोरल ऑफ द स्टोरी आप क्या सीखे कि टू चार्जेस Q1 and Q2 are at distance r from each other, the potential energy of the system is K Q1 Q2 upon R, and if more than two charges are there, the total potential energy, the algebraic sum of each independent pair। बराबर है? आप सबका एल्जेब्रिक सम कर फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये हमने पढ़ा। अभी आगे बढ़ते हैं, इसकी एक जो न्यूमेरिकल्स है 2-3 गिन लेते हैं, बराबर है? चलो आगे गिनते हैं, आगे पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़ा देख लेते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज देखते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज 2.13 देखो, तो एडिशनल एक्सरसाइज का 2.13 पहले गिनते हैं। अ क्यूब ऑफ साइड B has a charge Q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. Okay. तो क्या गिनना है हमको? So we have given that the charge small q is at vertices of a cube. बरोबर? 8 कॉर्नर्स होंगे तो हर एक पे Q चार्ज यहाँ पे रखा है, बरोबर है? ओके, तो यहाँ पे Q चार्ज रखा है, हमको सेंटर है उसका, सेंटर कौन सा है? O पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। भाई हमको पता है कि हर एक वर्टाइसिस से उसका डिस्टेंस सेम ही होगा। अब ये डिस्टेंस B, ये डिस्टेंस B, तो ये जो नीचे साइड का जो डायगोनल होगा उसकी लेंथ होगी √2b। ये भी तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये √2b हो जाएगा। फिर ये √2b, ये हो गया √2b और ये भी, तो फिर यहां पे पाइथागोरस यूज करेंगे
तो ये हो जाएगा √3b, जो डायगोनल होगा क्यूब का वो हो जाएगा √3b, और फिर उसका हाफ करेंगे ईच वर्टाइसिस से, तो हो जाएगा √3b/2. सो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम ईच चार्ज r is equal to √3b/2. तो यहां पे मान सकते हैं अभी कि भाई जितने भी चार्जेस है उसमें से सब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, और वो सब चार्जेस के कारण सेंटर पे जो डायगोनल जो दो चार्जेस हो गए वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे. यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा kq/r², इसका भी होगा kq/r², लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये इसकी इफेक्ट एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे. वैसे इसकी ये करेगा, इसकी ये करेगा, और इसकी ये कैंसिल कर देगा. सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू 0. लेकिन सभी चार्ज पॉजिटिव है. हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट करेगा, kq/r. कितना करेगा, kq/r. और ऐसे 8 चार्जेस है, मतलब टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 8 kq/r. 8 k की जगह पे 1/4πε0, q r की जगह पे √3b/2, 4 निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 4 तो 4q/√3πε0b. तो यहाँ का सेंटर पे टोटल पोटेंशियल हमको मिल जाएगा. सबका अलजेब्रिक हमने समझ लिया है. ओके, नाउ एक्सरसाइज का 1.12 है. कौन सा 1.12 और 2.12 एडिशनल का. पढ़ो ध्यान से. A charge of 8 millicoulomb is located at origin. भाई अब एक चार्ज सिस्टम कंसीडर करो, उसके ओरिजिन पे कौन है, 8 मिलीकूलम चार्ज है. कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम पॉइंट 003 सेंटीमीटर टू पॉइंट Q 040 सेंटीमीटर वाया पॉइंट R 069 सेंटीमीटर. तो यहां पे बोल सकते हैं कि भाई सर ये चार्ज सिस्टम है, एक चार्ज यहां पर था Q1, दूसरा यहां पर था Q2, फिर आप उसको ये कोई पोजीशन पे यहां पे ला रहे हो, यहां से यहां, लेकिन वाया कोई भी पाथ ले लो. तो वी नो कि भाई कोई भी पाथ पे लाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, देयरफॉर द टोटल वर्क डन विल बी 0. तो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. ओके, तो हमको पता है फॉर्मूला. व्हाट इज द वर्क? बाय वर्क इज अ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन इज अ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो एक काम करेंगे, उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वही अपना वर्क हो जाएगा. ओके, सो वी हैव गिवन Q1. अंदर डेटा में देखो, आपको 8 मिलीकूलम का एक चार्ज दिया है, 10⁻³ कूलम ओरिजिन पे था, और दूसरा चार्ज है -2 × 10⁻⁹ कूलम. जो फर्स्ट चार्ज है, जो सेकंड चार्ज था, फर्स्ट कहां पर है, ओरिजिन पे, सेकंड पहले 3 पे था, 003 पे, मतलब कितने डिस्टेंस पे होगा, 3 सेंटीमीटर. हमको सिर्फ डिस्टेंस लेना है, वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है. तो इसका ओरिजिन से इनिशियल डिस्टेंस कितना था, 3 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस होगा 3 सेंटीमीटर, और फाइनल में हम वाया कोई भी पाथ से लाए, लेकिन उसका फाइनल पोजीशन क्या है, 040, मतलब उसका ओरिजिन से फाइनल डिस्टेंस क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, 4 × -2 सेंटीमीटर मीटर, बराबर है. ओके, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, देयरफॉर वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. टोटल वर्क डन W is equal to delta U, when delta is the change of potential energy, and we know W is equal to final potential energy minus initial. चलो भाई, Q1 Q2 में पहले कितना डिस्टेंस था, R1, बाद में कितना डिस्टेंस है, R2. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी kQ1 Q2 upon R1 एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी kQ1 Q2 upon R2. kQ1 Q2 बाहर ले लेंगे तो 1 upon R2 minus 1 upon R1. K 9 × 10⁹ Q1 8 मिलीकूलम, Q2 -2 × 10⁻⁹ 1 upon R2 3 R2 तो 4 × 10⁻² minus 1 upon 3 × 10⁻². ये तो कॉमन ही है. यहां पर ये ऊपर आएगा 3 - 4 तो -1 × 10⁻², लेकिन ये माइनस और इसका माइनस जो आएगा ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव आएगा, दोनों का पॉजिटिव मैंने रख दिया, तो ये 2 × 10⁻⁹ और ये 3 - 4 - प्लस 1 × 10⁻², और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन
एलसीएम में 12 into 10 to minus 4 W is equal to 12 into 10 to minus 1 जूल, तो W is equal to आ जाएगा 1.2 जूल। हो गया क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बराबर है। चलो एग्जांपल 2.4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देख लो एक बार ये एग्जांपल देख लेते हैं 2.4, पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है। एग्जांपल 2.4, 4 charges are arranged at the corner of the square ABCD of side D as shown in figure. A. Find the work required to put together this arrangement. And B. A charge Q0 is brought up to the center E of the square, 4 charges being held fixed at its corner. How much extra work is needed to do this? ओके भाई, ये पार्ट में दो पार्ट में न्यूमेरिकल है। सबसे पहले मान लो कि सेंटर पे कोई चार्ज है ही नहीं एंड वी हैव टू फॉर्म दिस चार्ज सिस्टम। ABCD एक स्क्वायर है और उसके हर एक वर्टाइसिस पे यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐसे चार्ज हमको पुट करना है, यहाँ पे रखना है यहाँ पे। ओके, तो भाई सबसे पहला चार्ज रखेंगे ना तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा शायद, लेकिन जब ये चार्ज जब लाएंगे तब ये उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हमको उसको यहाँ पे फिक्स रखना है तो इसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में कुछ वर्क करना पड़ेगा। फिर जब ये दोनों को हमने सेट कर दिया, फिर जब तीसरे को लाएंगे तो इस पे ये दोनों का फोर्स लगेगा और जब लास्ट में इसको लाएंगे तो इस पे ये तीनों का फोर्स लगेगा और हमको सभी वर्क गिनना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक में आपके इलस्ट्रेशन जो है उसमें ये मेथड दिए कि 1 by 1 चार्जेस ABCD पे ला रहे हैं, हाँ कि नहीं? लेकिन चलो हम एक अलग मेथड करते हैं। वी नो द वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो मान लेते हैं कि इनिशियली ऑल चार्जेस वेर एट इंफिनिटी। कहां पे हो गए? इंफिनिटी। भाई इंफिनिटी पे हो गए तो उनकी रिलेटिव एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि डिस्टेंस सबका इंफिनिटी है तो K Q1 Q2 अपॉन R, डिस्टेंस इंफिनिटी तो एक दूसरे के फिर फोर्स फील्ड में नहीं होंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 को हमने 0 मान लिया। अभी क्या करेंगे? सबको यहां पे रखेंगे। भाई सबको रखेंगे तो एक सिस्टम बनी और वो सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ कि नहीं? और पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? दो की जितनी भी पॉसिबल पेयर बनेगी वो सबका अलजेब्रिक सम करेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस चाहिए, तो जो A और B की जो पेयर बनेगी, B और C की, C और D की, D और A की, ये सबके बीच का डिस्टेंस होगा D, सेम एज द साइड ऑफ स्क्वायर। एंड जो डायगोनल पॉइंट है AC, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस √2D और BD का भी √2D होगा। और हमने यहाँ पे इमेजिन कर लिया कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी वुड बी कितनी होगी? 0, U1 इक्वल टू 0 एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? U2। चलो मान लिया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी गिन लेते हैं। सो U2, व्हाट इज U2? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी दो की पेयर बनेगी सबका वेक्टर सम, अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले AB की एक पेयर, AC की एक पेयर, AD की एक पेयर, फिर B का टर्न आया तो BC की एक पेयर और BD का एक पेयर और CD का एक पेयर, तो टोटल 6 पेयर्स बनी। चलो ये पेयर की पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 और डिस्टेंस कितना? D। ये दो पेयर का K Q1 प्लस Q माइनस प्लस Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस √2D। ये दोनों के बीच का K Q माइनस Q अपॉन D। फिर चलो A का सबके साथ पेयर बन गया, अभी B का, BC का, तो K माइनस Q अपॉन ये डिस्टेंस D। फिर इसके साथ K माइनस Q अपॉन √2D और C का इसके साथ K प्लस Q अपॉन D। सब में से KQ² अपॉन D सब में से कॉमन निकल जाएगा तो KQ² अपॉन D यहाँ पे रहेगा -1 1/√2 -1 1/√2 -1 तो -4 1/√2 by 1/√2 2/√2 मतलब √2। तो ये फाइनल एनर्जी आ गई, बराबर है। ओके, तो अभी आगे क्या? आगे फाइंड करना है therefore the total work done, but total work done is a change of potential energy. And what is the change of potential energy? Delta U, it is the final energy minus initial energy.
U2 माइनस U1। U2 कितना, ये रहा, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, जो माइनस बाहर होगा तो ये 4 माइनस रूट 2 हो जाएगा, और इनिशियल एनर्जी तो 0 थी, तो हमको टोटल वर्क डन मिल गया। बराबर, आपको सभी न्यूमेरिकल्स ऐसे ही गिनने, इनिशियल और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों का चेंज ले लेना है, उतना वर्क आपको करना पड़ेगा। बराबर है, 1 बाय 1 लाने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड में क्या पूछा है, व्हेन वी ब्रिंग Q0 चार्ज एट द सेंटर। ओके, ये चारों को तो हमने यहां पे सेट कर दिया, फिर जो सिस्टम बना उसके सेंटर E पे हमको Q0 चार्ज को लाना है। बराबर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, मैं मुझको पता है कि जहां पे पोटेंशियल V है वहां पे मैं Q चार्ज लाऊंगा, तो वर्क करना पड़ेगा Q इंटू V। तो मुझको यहां पे लाना है चार्ज Q0 E पॉइंट पे, तो मुझको वर्क कितना, Q0 इंटू VE, तो मुझको V मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट E पे मुझको पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। तो नाउ द पोटेंशियल एट द सेंटर, भाई यहां पे पोटेंशियल इसका KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R प्लस KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, पोटेंशियल 0। अभी यहां पे पोटेंशियल 0 है, देन नेट वर्क डन टू ब्रिंग Q0 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सेंटर E इज W इज इक्वल टू Q इंटू V, Q0 VE। बोलो Q0 कितना, Q0, लेकिन V0 है, मतलब वर्क डन कितना हो गया, 0। तो ये हमको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल दिमाग में क्लियर होने चाहिए। बराबर है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तब डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करेंगे और पोटेंशियल का पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे, और उसके जितने न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस कर लेंगे। बराबर, अभी 2 लेक्चर हो गए, बाद में हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। तो कल मैंने जो एमसीक्यू शीट रखी अप्रोक्सीमेटली 75 एमसीक्यूज थे, वो आपको सॉल्व करनी है, इसकी भी शीट मैं कल रख दूंगा। आपको रेगुलरली हर दिन का वर्क रोज ही करना है। बराबर है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। कुछ डाउट हो तो आप फोन करके मुझको पूछ सकते हो। जो भी मैंने एमसीक्यू शीट रखी है उसके पीछे मैंने उसके आंसर हिंट दोनों दिया है। बराबर है, तो देखो समझो, और पता ना चले फिर भी तो मुझको आप फोन कर सकते हो। बराबर है, तो देख लो सभी थियरीज एक बार, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। बराबर है, चलो बाय।